हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ये है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। तो मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, देयर नंबर्स इन इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक चुटकी NaCl है, तो भाई एक चुटकी में NaCl में भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे NaCl के बहुत ज्यादा होंगे। ठीक, अब इतने ज्यादा होंगे कि अगर मैं इसको लिखने लग जाऊं तो भाई इसमें जो डिजिट्स आएंगी बहुत सारी आएंगी। इसलिए टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो भाई इन जो ये डिजिट्स बहुत सारी आई हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, एक इसकी यूनिट बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे से पूछो कि सर आपका मास कितना है, और मैं आपसे कहूं कि यार मेरा जो मास है वो है इतने ग्राम, तो कितने ग्राम हुआ, 80,000 ग्राम। अब ये बोलना कन्वीनियंट नहीं लगता ना, सीधा सीधा आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं बोल देते हो 80 kg। तो इसका मतलब आपने क्या किया, किलो आपने एक यूनिट बना ली, या 10 पावर 3 के लिए क्या बोला जाए, किलो बोला जाए। तो इसी तरह से जब हम कह रहे हैं कि यार कोई भी जो सबस्टेंस होता है उसमें नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक हम यूनिट इसकी बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि किस तरह से यूनिट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पास 12 पेन है, तो हम क्या बोल दिया करते हैं इसके लिए 1 दर्जन। ठीक है भाई, इसी तरह से 20 आइटम्स के लिए स्कोर यूज किया जाता है, इसी तरह से 144 आइटम्स के लिए ग्रॉस यूज किया जाता है। हम लोग नहीं यूज करते, अपने इंडियन जो हमारा सिस्टम है उसमें हम ये वर्ड नहीं यूज करते, बट ये होते हैं। तो इसी तरह से हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स के लिए भी कोई यूनिट हमें बनानी है। तो हमने क्या किया, इसका यूनिट बना लिया और उस यूनिट को क्या बोला, मोल। क्या बोल दिया, मोल। ठीक है भाई, अब और सिंबल जब इसको लिखेंगे तो सिंबल में केवल MOL बस करते हैं। मोल हमने यूनिट बनाया है किसके लिए, नंबर्स के लिए, और इसको जब हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो केवल MOL करते हैं, ई यहां से हटा देते हैं। हाँ, कुछ आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताएं। अच्छा ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैंने कहा कि क्योंकि आपके पास अगर कुछ सबस्टेंस है, मान लीजिए कोई, आपने कहा कि सर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, मैंने कहा कितनी है, तो आपने कहा कि सर ये मेरे पास 1 लीटर है। मैंने कहा अच्छा भाई 1 लीटर है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे आपके पास हाइड्रोजन के, तो आपने बहुत सारे मेरे को बता दिए, इतने सारे कि अगर आप उनको 10 की पावर में लिखो तो शायद 10 की पावर में शायद 25 तक जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा इन नंबर्स के साथ बार बार बताना ठीक नहीं लगता है, तो मैंने कहा कि यार एक इसकी क्या कर लेते हैं कि यूनिट हम स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं। तो आपने कहा क्या नाम दिया जाए, मैंने कहा कि इसको मोल दे देते हैं नेम। ठीक है, अब देखिए 1 मोल की डेफिनेशन हम पहले ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं केवल जस्ट रीड कर देता हूं, क्या कि यार 1 मोल जो है ना, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट होता है, किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल वो अमाउंट होता है जिसमें उतने ही पार्टिकल्स हो या एंटिटीज हो। एंटिटीज का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी, या एंटिटीज हो जितना कि किसमें होता है, जितना कि होता है 12 ग्राम कार्बन 12 में। फिर से बोलता हूं मैं इसको, मैंने क्या बोला फिर से समझिए। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कार्बन 12 है, ठीक, आपने पूछा कितना है, तो मैंने कहा यार ये 12 ग्राम है। फिर आपने पूछा सर इसमें कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास, मैंने कहा यार इतने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23, इतने पार्टिकल्स हैं मेरे पास। तो आपने कहा अच्छा सर मेरे पास पेन है, मैंने कहा कितनी पेन है तुम्हारे पास, तो आपने कहा सर मेरे पास भी जो पेन के नंबर्स हैं वो इतने ही जा रहे हैं, 6.22 इंटू 10 पावर 23। तो मतलब आपके पास एक सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस का नाम क्या है, पेन, और
आपके पास जो पेन सबस्टेंस है उसमें टोटल एंटिटीज कितनी है, इतनी है, और वो किसके इक्वल है, वो मेरे कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हैं उनके इक्वल हैं। क्या कह रहा हूं मैं, आपके पास पेन है और पेन टोटल कितनी एंटिटीज हैं, तो भाई इतनी एंटिटीज हैं। अब ये किसके इक्वल हैं, ये मेरे पास कार्बन 12 के 12 ग्राम हैं और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने ही हैं जितने कि आपके पास पेन के नंबर्स हैं। तो अब इसी को फिर से हम बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि यार मेरे पास बार बार ये बोलना बड़ा हमको असुविधाजनक लगता है कि मैं आपसे पूछूं बताओ तुम्हारे पास कितनी पेन है, तो तुम बोलते हो 6.022 इंटू 10⁻23। फिर आप मेरे से पूछते हो सर आपके पास कितने कार्बन के पार्टिकल्स हैं, मैंने कहा 6.022 इंटू 10⁻23। तो यार बोलने में असुविधा हो रही है, तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोल दिया जाए, इसको 1 मोल बोल दिया जाए, 1 मोल, ठीक है। तो वही बात यहां पे दी हुई है, क्या कह रहे हैं, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट होता है, किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट होता है जिसमें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जितना कि किसमें होता है 12 ग्राम, एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 में एटम्स होते हैं, ठीक। तो आई होप अब आपको 1 मोल की डेफिनेशन यहां से समझ में आ जानी चाहिए। फिर देखिए आगे, इट मे बी एम्फेसाइज्ड दैट द मोल ऑफ ए सबस्टेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज नो मैटर व्हाट द सबस्टेंस मे बी। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि देखो यार, इससे मतलब नहीं है कि आपके पास पेन है या आपके पास बॉटल है या आपके पास मोबाइल है, यार कोई भी चीज अगर इतनी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल बोल देंगे, ठीक है। तो वही यहां पे बात बोली गई है कि मोल ऑफ ए सबस्टेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। सेम नंबर मतलब कितना, इतना 6.022 इंटू 10⁻23 नो मैटर व्हाट द सबस्टेंस में बी, ठीक। यानी कि ये जो इतनी एंटिटीज चाहे किसी भी सबस्टेंस की हो, हम कहेंगे वो सबस्टेंस कितना हुआ, 1 मोल हुआ। हाँ सुभाष कुछ कह रहे थे, हाँ ये 1 मोल की ये वैल्यू हो गई नंबर की टर्म्स में। जो 1 मोल है ना, देखो जो 1 मोल है, 1 मोल को हम नंबर्स की टर्म्स में बात करेंगे, मास की टर्म्स में बात करेंगे और वॉल्यूम की टर्म्स में बात करने वाले हैं। अभी हम किस पे केवल बात कर रहे हैं, नंबर की टर्म्स में। तो नंबर की टर्म्स में 1 मोल का मतलब सबके लिए सेम होता है, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, सबके लिए क्या होता है, इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन मास जो है अगर आप कहते हो कि यार कार्बन मेरे पास 1 मोल है तो इसका मास अलग आएगा। अगर आप कहते हो कि नाइट्रोजन मेरे पास 1 मोल है, नाइट्रोजन गैस, तो इसका मास अलग आएगा। अगर आपने बोला नाइट्रोजन एटम 1 मोल है तो इसका मास अलग आएगा, ठीक है। तो अभी जो ये बात बोली जा रही है, ये हाँ, तो यहां पे हम थे कि भाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइसली द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल टू दिस ग्राम। अब हम मास के टर्म्स में बात करने वाले हैं। तो आप क्या किया, आपने एक स्पेक्ट्रोमीटर लिया। आप क्या लेकर के आए, स्पेक्ट्रोमीटर, और आपने मुझसे कहा कि सर जरा कार्बन दिखाइए अपना, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास जो ये कार्बन हैं इतने सारे, इनमें से एक कार्बन का मास कितना है। मैंने कहा ले लो भाई। तो आपने अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लेके आए थे उससे आपने पता किया, तो एक कार्बन का जो मास आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो इतना आ रहा था एक कार्बन के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल कार्बन का मास कितना है, इतना है। तो आपको हमने क्या बात बता दी, यार एक जो एटम है इसके लिए जो मास है वो इतना है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये 1 एटम का मास है, ठीक है। और फिर 1 मोल का
इसका मास आपको बता दें ये इतना है, 12 ग्राम है। ठीक है भाई। अब आपको ये बताना है कि यार एक मोल में कितने एटम हैं, एक मोल में कितने एटम हैं ये बताना है। तो समझिए बात को, इस वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1.99 इंटू 10 पावर माइनस 23 ग्राम इज इक्वल टू क्या है, 1 एटम है। ठीक भाई। अच्छा, अब तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने एटम हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.99 इंटू 10 पावर 23। ठीक है भाई। अब 1 ग्राम का मतलब अगर इतने एटम होता है, 1 ग्राम का मतलब अगर इतने एटम होता है, तो फिर 12 ग्राम का मतलब कितने एटम होता है। तो फिर ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 बाई 1.99 इंटू 10 पावर माइनस 23। ये माइनस 23 वाली बात वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर प्लस हो जाएगा अब तो 23 डिवाइडेड बाई 1.99 समथिंग जो भी है। तो अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो आपने यहां ये सब कैलकुलेशन करके क्या क्रॉस चेक कर लिया, आपने ये क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ सर जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि मेरे पास कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। फिर से एक बार समझिए, आप मेरे पास आए क्या लेकर के, स्पेक्ट्रोमीटर लेकर के। आपने बोला सर आपके पास कितने कार्बन एटम है, मैंने कहा यार मेरे पास तो इतने हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23। आपने कहा अच्छा सर ये बताइए कि एक एटम का मास क्या है, जरा मैं वो पता कर लूं। मैंने कहा पता कर लो भाई। तो मैंने अपना कार्बन का पोटली आपको दे दिया, तो आपने पता किया कि एक कार्बन का मास इतना आ रहा है, इतना। और आपको ये भी पता है कि 1 मोल जो कार्बन होता है उसका मास इतना होता है 1 मोल का। ठीक, ये दो बातें आपको पता है, लेकिन इस बात को आपको क्रॉस चेक करना है कि ये वाली बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आपने इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से ये पता कर लिया कि हाँ सही है। आपने ये पता कर लिया कि सर के पास अगर 12 ग्राम कार्बन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए। कैसे पता किया, आपने ऐसे पता किया कि आपने कहा कि सर इतने ग्राम इज इक्वल टू एक एटम का मास होता है, तो फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने एटम का मास हो जाएगा, इतने डिवाइडेड बाई इतने। तो 1 ग्राम में अगर इतने एटम आते हैं तो फिर 12 ग्राम में कितने एटम्स आ जाएंगे, इतने एटम्स आ जाएंगे। अपना फिर इधर उधर कटकुट किया, कटकुट करने के बाद इतना आ गया भाई। ठीक है, तो ये था क्रॉस चेकिंग वाला मसला। और बाकी इसमें जो दूसरी बातें हैं ये सारी बातें आपको ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो बात करनी थी वो बस इस कैलकुलेशन पे बात करनी थी। मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास वाले टॉपिक में जो 11th की एनसीईआरटी में जितनी बातें हैं, ये सारी जितनी आप वर्ड्स देख रहे हैं मैंने एज इट इज एनसीईआरटी से लिया है। और एनसीईआरटी में ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैं अभी कर रहा था, ये समझाना मेरा मकसद था इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में मैंने उस पर ज्यादा सारा फोकस किया है। बाकी की जो लाइंस हैं वो काफी आसान है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, बाकी जितनी बातें यहाँ पे दी हुई हैं ये सब कुछ आप 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम अपनी बात को करते हैं खत्म। थैंक यू।